शॉक समझ लीजिए क्या है, एक वल्नरेबिलिटी है जो कहीं ना कहीं कमांड्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है आपको सर्वर साइड पे। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो शेल की वल्नरेबिलिटी है, लिनक्स शेल की वल्नरेबिलिटी है ये, जो कि अलाउ करती है तो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट उसके शेल पे, जो भी सर्वर की शेल है उस पे। ठीक है, तो उस तरीके की वल्नरेबिलिटी है ये। इस वल्नरेबिलिटी का एक पेलोड होता है जो नॉर्मली ऐसे भी सर्च कर सकते हो, शेल शॉक पेलोड, जिसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता था, कि कंफर्म किया जाता था कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में है या नहीं है। तो बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ शेल शॉक पेलोड के बाद चलेगा, इस तरीके का पेलोड होता है, यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। और फिर यहाँ पर इस इतने के बाद आप जो कमांड देना चाहते हो लिनक्स की, वो कमांड आप दे सकते हो, वो एम आई पी डब्ल्यू डी एल एस, कोई भी कमांड। ठीक है, वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करता था। तो इस तरीके की ये वल्नरेबिलिटी थी, और यहाँ पर ये ज्यादातर वल्नरेबिलिटी किस हेडर में निकलती थी? यूजर एजेंट। यूजर एजेंट नाम का जो हेडर था उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी निकलती थी। तो ये से लेकर पेलोड था, उसके बाद जो भी कमांड वो कमांड एग्जीक्यूट होती थी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है शेल शॉक का। इसमें आपको करना क्या है, आपको ब्लाइंड एसएसआरएफ परफॉर्म करना है वाया शेल शॉक एक्सप्लॉइटेशन। मतलब शेल शॉक वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेकर आपको ब्लाइंड एसएसआरएफ परफॉर्म करना है। देखिए, जब वो वेबसाइट शेल शॉक से वल्नरेबल होगी भी आप इसको डिलीट तो, अदरवाइज फिर ये सिर्फ ब्लाइंड, जो लास्ट वाला स्लैब में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एसएसआरएफ में किस तरीके से आप, सिंपल था, आपने पैरामीटर सिलेक्टिंग था, पैरामीटर पे आपने कोलैबोरेटर का यूआरएल डाला, बोला उसको रिक्वेस्ट भेजी, फिर बग कोलैबोरेटर पे कोई रिक्वेस्ट रही है, मतलब कि सही वल्नरेबल सिस्टम से। ठीक है, तो हमें क्या करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये वेबसाइट यूज करता है एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जिसमें वो यूआरएल को फेच करता है, जो कि कहाँ पे मेंशन होता है? रेफरर हेडर में। ठीक है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट पेज को लोड करते हो तो उसके रेफरर हेडर में जो यूआरएल है उससे कुछ चीजें फेच करके आपको प्रोवाइड करता है। सॉल्व करने के लिए आपको इस फंक्शनैलिटी के थ्रू क्या परफॉर्म करना है? ब्लाइंड एक्सेस परफॉर्म करना है सर्वर के अगेंस्ट, जो कि किस रेंज में है। ये रेंज दी गई है आपको, नहीं पता क्या है, निकलना पड़ेगा। प्लस आपको क्यों दिया हुआ है? पोर्ट 8080 जिसपे ये सर्विस रन करेगी इस यहाँ पे रेंज में। यहाँ पर आपको ब्लाइंड से सारे की मदद से शेल शॉक पेलोड एग्जीक्यूट करना है, जो कि सर्वर किस यूजर से चल रहा है उसका नाम दे आपको। उस ओएस का नाम, उस ओएस यूजर का नाम पता चल जाए जिससे वेब सर्वर यूज किया जा रहा है। मतलब कौन सी कमांड रन करनी है, कौन सी कमांड रन करनी है जिससे आपको यूजर का नाम पता चल जाए। वो एम आई कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं कि वो एम आई कमांड रन करनी है, आपको बताया गया कि आपको शेल शॉक पेलोड यूज करना है सर्वर के अगेंस्ट, जहाँ पर क्या एक्सफिल्ट्रेट कर पाए आप? नेम ऑफ द ओएस यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर का आप एक्सफिल्ट्रेट। तो इसका मतलब कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से आप बाहर लेके जाते हो अटैक के सिस्टम, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफिल्ट्रेशन। नहीं नहीं, विक्टिम के सिस्टम, ये कौन है? चल ने जब उनका वेबसाइट पे जो डेटा छोड़ा हुआ है, वो डेटा उनके सिस्टम से बाहर लेने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। आपने उनके मशीन पे जो डेटा, उनका कमांड उनका भी, आपने उस कमांड का आउटपुट जो है वो आपको अपने किसी सर्वर पे लेके जाना है, तो किसी एक्सटर्नल सर्वर पे। तो जब भी आप कोलैबोरेटर का यूज कर रहे होते हो तो आप डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहे होते हो। क्लाइंट रिस्पॉन्स के अलावा कहीं थर्ड सर्वर सर्वर पे डेटा जा रहा होता है। क्लाइंट यूज, अपने ब्राउजर यूज कर रहे हो, सर्वर में वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पे, वहां से डेटा किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जा रहा होता है, जैसे आपका ब्लू कलर, उसको बोलते हैं। तो लैब आप लोगों ने ओपन कर लिया, पब कोलैबोरेटर ओपन कर लीजिए और यूज करेंगे पब कोलैबोरेटर को। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एक्सटेंशन भी बताया होगा इसके लिए। क्या एक्सटेंशन? याद करो, जब ऐसे सारे स्लाइड चल रहे थे तो मैंने एक एक्सटेंशन बताया था, जो बब सूट पे आप ऐड करते हो। सूट में भी कुछ एडिशनल टूल्स आप,
बैकवर्ड। किया था रूट पे इनकोड करने के लिए। ये एक और बताया था ना मैंने आपको, एक्सटेंशन ऐड करवाया था आप लोगों को जब लास्ट, जब भी हम लोग कर रहे होंगे ब्लाइंड एक्सटेंडेड एक्सेस। सर, एक्सटेंडर में बताया था सर एक। बेसिकली जलपा नाम से किसने ज्वाइन किया है, प्लीज कंफर्म करिए। It's me, नाम क्या है? Jalpa. तो डेमो सेशन था, राइट? Yeah. ओके, कैन यू प्लीज वेट फॉर इट्स नॉट द आई टोल्ड यू विल स्टार्ट 9:30 IST, this is your 3 p.m. So this is the morning class I'll be taking. So can you please join this session after 10 minutes? Okay. स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक्सटेंशन ऐड किया था शायद हम लोगों ने। ये एक्सटेंशन है, इसको ऐड कर लीजिए आप। इससे एडवांटेज क्या मिला था इससे आप लोगों को? तो मान के चलिए कि आपने टारगेट पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको वो सर वेबसाइट मिल जाएगा ऑटोमेटिक जिसको, जो भी है। हाँ, जो भी आपके से जो वल्नरेबल होते हैं ब्लाइंड से सारे से, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसे करेंगे आप इसको यूज, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्या करेंगे, टू स्कोप। सबसे पहले इस पर्टिकुलर टारगेट को, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, उसको स्कोप में ऐड करके रेज कर दीजिए, ताकि अब आपका बगशूट इस पर्टिकुलर यूआरएल को फोकस करे। अभी वो सारे यूआरएल को फोकस कर रहा होता है, अब हमने बता दिया कि हमने इसको स्कोप में ऐड किया है, ये हमारा टारगेट। मेक श्योर में ये इनेबल हो। यहाँ पर आने के बाद वापस जाइए वेबसाइट पे। अब इसको जितना स्क्रॉल करना है वेबसाइट को लोड करिए कि वेबसाइट पे क्या क्या फंक्शनलिटी है। जैसे आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया, स्टार्ट उस पे चले जाओ। इसे करके आपने जो जो यूआरएल हैं वो आप साइट के विजिट करिए, मतलब वेबसाइट को लोड करना स्टार्ट करिए, ताकि जो कोलैबोरेटिव एवरीवेयर एक्सटेंशन है वो ये सारी चीजें आपको बताए, ये सब बताए। Root पे जाइए और यहाँ पर आपको अगर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कोलैबोरेटिव, इसका मतलब क्या है कि वो या वो पैरामीटर्स वल्नरेबल हैं। कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं? रेफरर और यूजर एजेंट। अब रेफरर और यूजर एजेंट जो हेडर आपके पास आ रहे हैं ये वल्नरेबल हैं। तो इसको कैसे एडवांटेज आप लेंगे, इंट्रूडर पे जाइए, उसी पे जाइए, एच टी टी पी हिस्ट्री, वो रिक्वेस्ट उठाइए जहाँ पर आपके रेफरर हेडर भी हो और जहाँ पर यूजर एजेंट भी। उस रिक्वेस्ट को आप लेके जाइए रिपीटर पे, एंड यहाँ पर अब आप इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे। अब आपको दो चीजें दी गई है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। पहला चीज आपको दिया गया है कि आप ये चेक करो कि 192.168 जीरो डॉट समथिंग वाली रेंज में कोई एक सर्वर है जिसपे 8080 पोर्ट ओपन है, उस पे कोई फंक्शनैलिटी रन कर रही है, वो एक तो पता करना है। और उसी सर्वर पे मुझे कमांड रन करनी है हुए माई, वो कैसे रन करवाओगे आप? शेल शॉक पेलोड की मदद से। और वो डेटा हमें कहाँ पे चाहिए, हमारे कोलैबोरेटर सर्वर पे चाहिए।
क्योंकि हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स में वो डेटा नहीं दिखाया गया। तो ये क्या है, ब्लाइंड वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी है जो पहले आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जाके जो आईपी एड्रेस था आपको दिया गया था, वो आईपी एड्रेस टाइप कर दीजिए जिस सर्वर पे मुझे कमांड चलानी है। तो एक्स पता मुझे, ठीक है, मैंने X डाल दिया। पोर्ट नंबर भी पता, 58, पोर्ट नंबर 2080। ठीक है। तो हमें यूजर एजेंट फील्ड पे क्या चीज रिप्रेजेंट करानी है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है। तो यूजर एजेंट फील्ड पे ये रिप्रेजेंट कराना है कि हमारा शेल शॉक पेलोड के थ्रू मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करानी है, OMI या कोई भी कमांड। और उस कमांड का आउटपुट हमें कहाँ पे भेजना है, हमारे वर्ब कोलैबोरेटर सर्वर की तरफ। कोलैबोरेटर आप ओपन कर लो यहाँ से पहले तो। इससे ये काम होगा आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वो कमांड डाल दीजिए, जो शेल शॉक पेलोड का जो आउटपुट था वो डाल दीजिए आप यहाँ पे। मैं नोट पैड पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि ओवरऑल आपको कैसे सारी चीजें मेंशन करनी है यहाँ पे। हमारे पास वर्ब कोलैबोरेटर का यूआरएल वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ये वर्ब कोलैबोरेटर का यूआरएल हो गया। तो अलावा शेल शॉक पेलोड अभी दिखाया आप लोगों को कैसे दिखता है। यहाँ इस तरीके का पेलोड है, इसको कॉपी करके भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेल शॉक का पेलोड हो गया। इसके बाद मैं इसको जो कमांड बोलूंगा ये वो कमांड मेरे लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो वो कमांड मैं क्या दे रहा हूँ इसको, कमांड हम लोग देंगे हु एम आई। बट हु एम आई का आउटपुट आप लोगों को याद होगा हमने कैसे उठाया था, जब हम लोग कमांड इंजेक्शन इंजेक्शन में भी हमने ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन पे हमने हु एम आई या कोई भी कमांड का आउटपुट कैसे निकाला, किसी डोमेन को पिंग करके या एनएस लुकअप कमांड। दो कमांड आपको मैंने बताई थी, एक एनएस लुकअप कमांड थी, एक पिंग कमांड थी, जो आपके डोमेन पे रिक्वेस्ट भेज सकती है। वही कमांड्स आपको यहाँ पे ट्राई करके देखो। ये कमांड के साथ जाते हैं, कोई भी कमांड यूज कर लो, पिंग करना पिंग कर लो। तो पिंग कहाँ पे स्टोर होता है वो भी आपको पता करना पड़ेगा कि पिंग कमांड आपके मशीन पे कहाँ पे होती है। आप शेल पे जाओ अपने मशीन के, और कैसे पता करेंगे पिंग कमांड कहाँ पे है, किस लोकेशन में सेव होती है। विच आपको बताता है कि आपकी मशीन पिंग की बाइनरी कहाँ पे होती है। तो जहाँ पे हमारी मशीन पे होगी, वहाँ पे वापस जाइए और बताइए कि मुझे पिंग कमांड रन करनी है। ठीक है। पिंग कमांड किसके ऊपर रन करनी है, हमें इस डोमेन के ऊपर। बट इस डोमेन से पहले मैं कर दूंगा डॉट लगा के उसी कमांड OMI कमांड। वो कमांड कैसे, चाइल्ड कमांड कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज कमांड इंजेक्शन में ही सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। हम लोग कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं, पिंग। किसके ऊपर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इस पूरे के ऊपर, जिसमें पहले हम लोगों ने एक चाइल्ड कमांड डाली हुई है, वो है हु एम आई। और उसके बाद हमने वो एक्चुअल डोमेन डाला हुआ है जिस डोमेन पे मुझे रिक्वेस्ट को भेजनी है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हु एम आई कमांड को रन करेगा। जो भी आउटपुट के, चलो कार्लोस आया तो कार्लोस डॉट, ये पूरा इस डोमेन पे वो क्या करेगा, पिंग करेगा। और ये सारी रिक्वेस्ट किसके पास जाएंगी, कोलैबोरेटिव सर्वर के। वहाँ पे पता चल जाएगा कि इस चीज से पहले क्या लिखा हुआ है हु एम आई का। उसको जाके वहाँ पे paste कर दीजिए एड्रेस। इस तरीके का आपका ये चीजें हो गई हैं। अब इसको ट्राई करके देखने के लिए हमें एक्स नहीं पता क्या है, हम इसको भेज नहीं सकते यहाँ पे। तो कहाँ भेजना पड़ेगा इसको, इनटू, क्योंकि इनटू हम ब्रूट फोर्स करते हैं। ब्रूट फोर्स करने के लिए आप यहाँ पे आउट कर लो, आप पर अटैक होगा। फ्लोट्स में क्या यूज होगा आपका, नंबर्स। नंबर्स कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, 1 से लेकर 254 तक, आपको पता है पीस लीजिए स्टार्ट। सारे आईपीस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको लेंथ स्टेटस कोड में किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, तभी तो ये क्या है, लाइन। लाइन में आपने देखा लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटस कोड में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो इनपुट है वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। और तब चलेगा कि वो कोई आपका इनपुट आ रहा है नहीं। भी हमारे पास कोई इनपुट यहाँ पर नहीं आया है। देखते हैं क्या इशू है। पेलोड हमारा वापस initiative पे करो।
इधर नीचे नीचे नीचे। स्टोप की जगह पिंग एन स्टोप कमांड को यूज करके देख लेते हैं। वहाँ से मिला तो ऊपर दो मैंने पिक कर लीजिए यहाँ से। ये चीज़ को रिमूव कर दीजिए। इसको भी सेम डायरेक्टरी के अंदर भी होता है, तो एक बार सेम है। मुझे आप लोग ना थोड़ा टाइम दीजिए, एक डेमो सेशन लेना है मेरे को इस चीज़ को ना। एक बार आप लोग ट्राई करके देख लीजिए सेम चीज़, फिर मैं आपको एंड में 5 मिनट्स में बताऊँ, ठीक है। चीज करा है हम लोगों ने। रेफरा हेडर पे मैंने वही डोमेन डाला है, क्यों? क्योंकि यूजर एजेंट वाला जो फील्ड है वो वल्नरेबल किससे होता है? शेल शॉक वल्नरेबिलिटी से। और शेल शॉक वल्नरेबिलिटी के थ्रू ही आप कोई कमांड रन कर सकते हो, और जो कमांड हम रन करेंगे वही कमांड हमें एक्सफिल्ट्रेट भी करनी है। इसीलिए यूजर एजेंट फील्ड पे आपको क्या डालना होगा? वर्क कोलैबोरेटर का यूआरएल और आपकी कमांड प्लस आपका पेलोड शेल शॉक वाला, जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे मैंने नया यूआरएल डाल दिया है जो अभी कॉपी करा है, और एज इट इज आप इस कमांड को कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपने यूआरएल डाल दिया, तो इस रिक्वेस्ट को अब आप कहाँ भेजेंगे? सॉरी, इस रिक्वेस्ट को आप भेजेंगे इंट्रूडर पे। तो इंट्रूडर पर जाइए, सारी चीजें क्लियर कर दीजिए, और जो चीज हमें सिलेक्ट करनी है वो है ये एक्स। तो आप ऐड करिए, पेलोड्स पे जाइए, और यहाँ पर आप नंबर्स पे जाके क्लिक कर दीजिए वो नंबर्स 54 और 1 से, और ये उसमें कुछ अलग नहीं मिलना चाहिए। सारे आप रिस्पॉन्स चेक करोगे, सारे 100 के ही रिस्पॉन्स है, किसी में कोई भी चेंज नहीं है। लेंथ भी चेक करोगे तो किसी का कोई भी लेंथ चेंज नहीं है। जाइए बस कोलैबोरेटर क्लाइंट पे और पुल नाउ करके देखिए। तो आपके पास डीएनएस रिक्वेस्ट आई है, जिसमें डीएनएस में इस यूआरएल से पहले क्या दिया हुआ है आपको? जो यूजर नेम है आपका वो दिया हुआ है, ठीक है। तो वो यूजर नेम आप यहाँ पर ले लीजिए। हमारा जो शायद पहले वाला लैब था वो इसलिए परफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो पहले रिक्वेस्ट ली थी वो इस पेज की ली थी, है ना। इस पेज की हम लोगों ने रिक्वेस्ट ली थी। अभी मैंने दूसरी रिक्वेस्ट लिया किसका? प्रोडक्ट वाले पेज का। तो हो सकता है क्योंकि उसने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोडक्ट फैच करने वाला जो प्रोडक्ट पेज जब आपका लोड होता है उस समय जो रेफरर हेडर और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है ना उस समय वर्क कर रहा है। तो ये चीज आपको रियल वेबसाइट पे भी चेक करनी पड़ेगी कि सारी फंक्शनैलिटीज में आप चेक करो, जो जो पेजेस हैं उसमें जो जो हेडर्स यूज हो रहे हैं उन पे आपको इस वल्नरेबिलिटी को टारगेट करना पड़ेगा। शायद जिन लोगों ने प्रोडक्ट पेज को लोड किया होगा उन लोगों का हो गया होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। ये एक रीजन हो सकता है, ये वाला ना। हाँ, तो इस वजह से आपको शायद नहीं, बट हम इस वाले को के थ्रू तो, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी के बारे में मैं एक चीज बता दूं। ये वल्नरेबिलिटी मैंने मतलब लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर किसी एक बैच में निकलवाई थी रियल वेबसाइट पे भी। वो स्टूडेंट से कुछ टेस्ट कर रहे थे,
तो उन्हें एज इट इज ये सेम पैटर्न फॉलो किया और एक वेबसाइट पे उनको कोलैबोरेटर एवरीवेयर के थ्रू ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स मिले। वो पैरामीटर्स एक तो यूजर एजेंट था, दूसरा याद नहीं आ रहा रेफर हेडर था या कुछ और था। तो उसमें ये सेम वल्नरेबिलिटी उनको मिली थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। एज इट इज आपको स्टेप्स, आप जो भी आपने पोर्ट शुगर पे लैब सॉल्व करी ना, उसके एज इट इज स्टेप्स आप किसी रियल वेबसाइट पे ट्राई करोगे ना, तो आपको उसका मिलेगा कि हाँ वो वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में एज इट इज सेम पैटर्न फॉलो करके आपको वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे डीएनएस रिक्वेस्ट आई है जिसमें आपका ये यूजर नेम है। लैब सॉल्व करने के लिए ये यूजर नेम का नाम कॉपी करिए और इसको सबमिट सॉल्यूशन में जाकर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, एंड जिसके बाद आपका जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे सभी को, तो आपका जो हेलो एस एस सर। आर एफ था वो भी कंप्लीट, हाँ बताइए। सर इसी SSRF में सर दो तीन डाउट है सर, वो बता देना सर मेरे को अभी। चलिए ये भी पूछ लो मेरे सर से हम। पहला डाउट ये है कि सर, हम्म, हेलो, बताइए हेलो। बताइए, क्या नाम है, विनोद बता रही है, आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ, तो सर वेबसाइट्स पर सर SQL होता है, SQL इंजेक्शन होता है या सिर्फ किसी पैरामीटर पर? क्योंकि सर आपने अभी पहले किया तो वेबसाइट में नहीं हो रहा था, जब आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो वहां पे हो रहा है। ऐसे ही सर आपने OWASP DW में बताया था आईडी पैरामीटर के थ्रू, तो वो आईडी पैरामीटर SQL से वल्नरेबल था। तो क्या सर वेबसाइट SQL से वल्नरेबल होती है कि कोई पैरामीटर स्पेसिफिक? ये भी होती है, बट वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटी पैरामीटर्स पे निकाली जाती है। वेबसाइट पे मान के चलो 50 पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 2 पैरामीटर एसक्यूएल से वल्नरेबल हों, 2-3 पैरामीटर डायरेक्टेड ट्रेवर्सल से वल्नरेबल हों, 5 पैरामीटर एक्सएसएस से वल्नरेबल हो सकता है। तो वेबसाइट वल्नरेबल तीनों वल्नरेबिलिटी से होगी, लेकिन हाँ एक पैरामीटर हो सकता है सिर्फ एक ही वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल हो, जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या फिर डायरेक्टेड ट्रेवर्सल है या कुछ। ओके सर। ठीक है, तो जैसे ठीक है सर। वेबसाइट में ना और सर फंक्शनैलिटी अभी पे भी सर चीजें डिपेंड करती है, आप जैसे आप ध्यान से समझो। इस वाले में आपका गेट जो नॉर्मल वाला था वो वल्नरेबल नहीं था, नॉर्मल वाला जो वेब पेज था। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो रेफरर हेडर और यूजर एजेंट हेडर को कहीं यूज नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोडक्ट वाले पेज में वो उन दोनों वैल्यूज को कहीं ना कहीं यूज कर रहा था। तो फंक्शनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट आपके दिए हुए इनपुट को कहीं यूज करे, वहीं पर वल्नरेबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। ओके। ठीक है, तो आपके बिल्कुल जैसे सर। यहाँ पे वो ओके। फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर रहा था, आपने प्रोडक्ट वाले पेज पे ट्राई किया तो वो यूज कर रहा था फंक्शनैलिटी को। तो वो डिपेंड करता है ना इसकी सर्वर साइड पे क्या कोड लिखा हुआ है, किस समय किस कोड को वो एग्जीक्यूट करके आपके वेबसाइट को या वेब पेज को वल्नरेबल बता रहा है। तो वो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको एक एक चीज हर एक चीज पे ट्राई करनी है। एक एक वल्नरेबिलिटी राइट। आपको हर एक छोटे छोटे पैरामीटर, हर एक फंक्शनैलिटी सब पे ट्राई करके देखो, ताकि वो एक्चुअल में आपको पता चले कि हाँ कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी है भी या नहीं है। ओके सर। अब सर इसमें तो सर ये सेलसॉक वाले में सर आपने डायरेक्ट सर एक्सटेंडर के थ्रू कराया ना सर। अब इसको आइडेंटिफाई सर हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कोई पैरामीटर वल्नरेबल होगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैन्युअली ऐसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट को कैप्चर ये लिख करें तो के रखना है आपको। यूजर हाँ हाँ, एजेंट। आपको ये हमेशा अपने पास लिख के रखना है कि यूजर एजेंट वाला फील्ड हो सकता है वल्नरेबल। रेफरर हेडर वाला फील्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेफरर हेडर का फील्ड वल्नरेबल होता है कभी कभी। इसके अलावा कुछ पोस्ट ओके। पैरामीटर्स या गेट पैरामीटर्स जहां पर यूआरएल यूज हो रहा है, जिन जिन जगहों पर यूआरएल यूज हो रहा है, वो सारे पैरामीटर्स आप एसएसआरएफ के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हो। ओके सर, एक बार फिर से बताना सर। कह रहा हूँ कि सर जिन यही जिन चीज एक बार फिर से पैरामीटर्स पे बताना सर। यूआरएल जिन जिन पैरामीटर्स पे यूआरएल यूज हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपको रेफर हेडर पे यूआरएल लिखा हुआ दिख रहा है, तो हाँ ये पैरामीटर वल्नरेबल हो राइट। सकता है। आपको जब उससे पहले कुछ लैब्स कराई थी उसमें कोई एपीआई नाम का पैरामीटर था, उसमें यूआरएल यूज हो रहा था, तो वो भी आपका वल्नरेबल होगा। है ना, तो ये चीजें आपको जहाँ पे भी ओके। यूआरएल ओके। दिखे वहां पर आप एसएसआरएफ ट्राई कर सकते हो। ओके सर। ठीक है सर, एक और ठीक है, सर तो लास्ट। चलिए पूछिए क्योंकि मेरी सर क्लास है किसी उसके बाद वेब बताइए।
सर एक पर लास्ट बचे सर, ऐसे सारे ही का है सर। हाँ हाँ बताइए। सर जैसे कोई वेबसाइट एसक्यूएल से वल्नरेबल है सर, तो उस पर अगर जैसे पोर्ट सुगर का कोई लैब एसक्यूएल से वल्नरेबल है, जैसे मैं एसक्यूएल की लैब सॉल्व कर रहा था सर, तो सर अगर वो वल्नरेबल है और मैं इस पर एसक्यूएल मैप चलाता हूँ, तो सर वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्यों नहीं आता सर? मतलब कि अब वो तो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल की वहां पर, फिर देखो वो देखो, वहां पर मतलब जरूरी नहीं दिखाता है क्यों कि, नहीं है डेटाबेस? हाँ हाँ, एसक्यूएल मैप का ना, जरूरी नहीं है कि आपके कुछ लैब्स में काम करेगा एसक्यूएल मैप, ऐसा नहीं कि सब में नहीं काम करेगा। कुछ लैब्स में काम करेगा, लेकिन कुछ लैब्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि ना वो फिर ना वेबसाइट ब्लॉक करके रखती है ये सारी चीजें, कि आप अगर कोई ऑटोमेटेड टूल यूज कर रहे हो ना, तो वो यूज नहीं करने देगा आपको। मैनुअली ट्राई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट ऑटोमेटेड टूल की मदद से कर रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इससे ना सर्वर की रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं बहुत ज्यादा। तो वो उस पर डॉस अटैक और अलग अलग चीज़ों के होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर अटैकर ने या आपने एज अ यूजर उसने स्कीम मैप जैसे टूल्स पे यूज की। ये वो चीज़ें कभी कभी ब्लॉक कर दी जाती हैं कि अगर यूजर ऑटोमेटेड टेक्निक्स को यूज कर रहा है तो उसको यूज ना कर पाए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, सो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नया वोलेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। नोट्स बना लीजिए अपने और इनको कंप्लीट कर लीजिए।